मैं कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मौजूद हूँ और ये ट्रॉफ़ी हमारी नहीं बन सकी है। और इकानमी क्लास पे कोलकाता से दिल्ली नहीं अमृतसर वाघा बॉर्डर, बल्कि डायरेक्ट वाघा जाने वाले मुसाफिर 12 तारीख को जहाज़ पे जल्दी चढ़ जाए और फौरन अपना रास्ता नाप लें, क्योंकि यहाँ पर अब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है भाई। 287 रन की जीत चाहिए हमें और 6.1 ओवर में टारगेट भी चेस करना है। नहीं, वो बटलर हमें पहले बैटिंग दे देगा। हाँ, सो दोस्तों हम लोग कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, हाथ तो लगा लें इसको। सो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भाईजान अब हमारे हाथ से निकल गई है और हम लोग सेमीफाइनल नहीं खेलने वाले हैं। पूरा कोलकाता शहर चाह रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ सेमीफाइनल हो। अभी वो एक कुदरत का निज़ाम एक छोटा सा बाकी है। हो सकता है इंग्लैंड की टीम 55 में हम आउट कर दें, शाहीन 5 ले ले पहले ओवर में, 4 विकेटें ले ले। चमिंदा वास ने एक दफ़ा ली हुई है बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेटें। यार मेरा ना सारी कर रहा है हासा साडू गुस्सा चढ़िया है। बहुत बुरा वर्ल्ड कप हम लोग खेले और जो अपनी मदद नहीं करते उनको कहीं से मदद नहीं आती है। ये बात समझनी चाहिए। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया भाई। जो श्रीलंका पे हम तकिया कर रहे थे, वो जेड़े अपने वास्ते कुछ नहीं करते, उन्होंने साढ़े वास्ते की करना सी। उस्मान खान पाकिस्तान के दिग्गज सहाफ़ी उन खुशकिस्मत सहाफ़ियों में शामिल हैं जिनको ये एजाज़ मिला था कि वो इंडिया आके ये वर्ल्ड कप कवर करते। भाईजान आपका रिएक्शन वो सामने देख के, जनता के सामने है। देखें, रिएक्शन तो साफ़ ही था, क्योंकि हम तो सिर्फ उम्मीद बांटे हुए थे और हमें ये था कि पाकिस्तान टीम के लिए शायद कोई कुदरत का निज़ाम काम कर जाए, क्योंकि जिस तरह से 92 के वर्ल्ड कप के अंदर कुदरत का निज़ाम काम किया था, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 में ऐसे ही हुआ था, फिर वर्ल्ड कप जो जीता भाई जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे कोई आपकी हेल्प करेगा। अच्छा परफॉर्म, किस्मत, मुकद्दर, मौसम, वेदर बार बार नहीं होते। और गलती भी जहाँ पे हुई, सबसे बड़ी गलती अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच हारना, फिर साउथ अफ्रीका को उस मौके के ऊपर मैच हारना जब पाकिस्तान टीम को 20 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए थे और 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वो लम्हा भी पाकिस्तान टीम को नहीं भूलना चाहिए और जो गलतियाँ वहाँ पर हुई हैं कप्तानी के अंदर, उस चीज़ की भी निशानदेही होनी चाहिए कि जो गलती वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ पर फास्ट बॉलर की ज़रूरत थी, जहाँ पर लाइन एंड लेंथ के ऊपर 3 स्टंप्स के अंदर बॉल करना था, वहाँ पर हम बाहर की तरफ उसको एज लगवाने की कोशिश कर रहे थे 9वें नंबर के बॉलर को, मैं ये कहूँगा। तो गलतियाँ तो अपनी हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को खिलाफ मैच किस तरीके से हारा, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ये तो अल्लाह की तरफ से बारिश हो गई और फ़खर जमान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग खेल दी, 126 रन की, और पाकिस्तान टीम ने DLS के ऊपर ये मैच जीत लिया। तो 400 रन खा लिए, उसका भी कहीं ना कहीं नेट रन रेट के ऊपर असर तो पड़ा है ना। भाईजान मैं एक आपको बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो सिलेक्शन का मसला रहा। जिन प्लेयर्स ने एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप उन्हीं के ऊपर इन्हिसार कर रहे हो और आप कहते हो कि मैं इन प्लेयर्स को चेंज नहीं करूँगा। तो चेयरमैन PCB ने फिर हाथ खड़े कर लिए। वो कहते हैं जी बाबर और इंजमाम की टीम है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। तो क्रिकेट बोर्ड ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और बाकी आपके सामने ही है। सो हमारी फास्ट बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में ज़िम्मेदार रही है, जो कि वर्ल्ड कप में रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी है। हम दुनिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप और दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों के साथ यहाँ पर आए थे और हमारे हाथ में एंड ऑफ द डे कुछ नहीं आया। बाकी जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका वाला मैच, मुझे वो इतना मैच नहीं उस्मान चुभता जितना ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मुझे चुभता है। चन्नास्वामी स्टेडियम में हमने पहले खा लिए 367 रन, 260 रन की ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ पार्टनरशिप की ओपनिंग स्टैंड के ऊपर, और फिर वो मैच हम जीत सकते थे। हमारे हाथ में वो मैच था, हमने वहाँ पर भी हाथ पाँव हमारे फूल गए। और फिर चेन्नई में जब हम लोग गए साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाले 2 मैचेस खेलने के लिए, हमारी तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप 270-280 रन दिफा नहीं कर सकी है। और ये वही वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप थी जिसने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 43 ओवर्स के अंदर 280 रन हमसे नहीं डिफेंड हो पाए थे। और अगर 50 ओवर की गेम होती और बाकी स्कोर मिला देते तो कम से कम श्रीलंका ने 350 रन उस दिन हमारे खिलाफ चेज किया है। ये ना कि अगर हम यहाँ पर तनकीद तो कर रहे हैं और हमारे पास बॉलर्स थे कौन से, इन्हीं बॉलर्स नहीं तो हमें पीछे भी मैचेस जितवाए थे। एशिया कप के जितवाए थे ना, ट्रॉफी तो कोई नहीं जितवाई थी। 2021 के अंदर भी यही हुआ। हमारे जो प्रीमियर बॉलर थे उन्होंने 3 छक्के खा लिए T20 वर्ल्ड कप में। फिर
2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। तो बात ये है कि हमारे कुछ बॉलर्स, मैं आपको साफ साफ कहूँगा, वो T20 के बॉलर्स हैं, उनको वनडे क्रिकेट के ऊपर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं होता कि आकर तेज़ गेंद कर देना और जी हम बहुत बड़े बॉलर बन गए, तो भाई मेहनत करनी पड़ती है। बाकी जो इंडिया के बॉलर्स हैं आप उनको देखें, वो मिसाल बन गए हैं। मोहम्मद शामी, ये वही मोहम्मद शामी है जिसको T20 के अंदर आपने कितना मारा, 155 स्कोर, 150 रन जो बगैर विकेट के किए। उसके बाद वो किस तरह से उसने अपने आप को कम बैक किया है। टीम के अंदर उसकी जगह नहीं थी, लेकिन वो जिस तरीके से अंदर आया और उसने आके परफॉर्म किया, तो ऐसे बॉलर्स मिसाल बनते हैं। फिर मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या तो चलें इस टूर्नामेंट से बाहर, वो रूल्ड आउट हो गए इंजरी की वजह से, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इंडिया की टीम को उठाया, और हमें इस चीज़ से सीखना चाहिए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ है वो नसीम शाह का भी हुआ है, क्योंकि जो नया बॉल के साथ वो प्रेशर क्रिएट करता था शाहीन के आप साथ। नसीम शाह को बीच में ले आते हो। हम जो 4 मैचेस हारे हैं, वो 4 मैचेस हारने वाले थे। मुझे एक बात बताओ, अहमदाबाद में क्या हुआ था? हमारे हाथ पांव फूल गए। एक रिजवान का बोल्ड हुआ, हमारे हाथ पांव फूल गए। हमारी टेल ने क्या किया? साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने 40 रन कम स्कोर किए। अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमने बॉलिंग की, सिर्फ अफगानिस्तान की 2 विकेटें गिरी हैं। क्या वहाँ पे हम नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन हमने प्रेशर ही नहीं क्रिएट किया। आपने आपके बॉलर से लाइन और लेंथ पे गेंद ही नहीं हुए। यहाँ पर जो शाहीन, जिसका इन स्विंगर इतना ज़बरदस्त हुआ करता था, जिस पर वो पहले ओवर के अंदर आउट करता था, वो उससे वो बॉल ही नहीं हो रहा। जो वहीं से तो प्रेशर क्रिएट होता था। अब वो जब नहीं हुआ तो फिर स्कोर पड़ना शुरू हो गया। फिर जब जैसे ही 2 से 3 ओवर के अंदर शाहीन से आउट नहीं होते, या 4 ओवरों के अंदर उसको विकेट नहीं पड़ता, तो उसकी लाइन एंड लेंथ ख़राब होना शुरू हो जाती है। कप्तान जहाँ पे फील्ड रखता है, फील्ड अगर रखी हुई ऑफ साइड के ऊपर, तो बॉल हो रहा है लेग स्टंप के ऊपर। ये सिर्फ एक बॉलर का काम नहीं है, ये बाकी सारे बॉलर्स भी, हमारे स्पिनर्स ने क्या किया है। स्पिनर्स तो सबसे बड़ा यहाँ पर फैक्टर था। यहाँ पे ज़्यादातर स्पिनर्स ने ही विकेटें ली हैं, और लेकिन हमारे स्पिनर्स बिल्कुल नाकाम रहे हैं। नायब कप्तान को जिम्मेदारी लेनी होगी कि उन्होंने अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। उसामा मीर को, वो नया बॉलर था, उसका पहला वर्ल्ड कप था, वो भी अंडर प्रेशर रहा, उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिली। वो फुल टॉस करता रहा, अंडर प्रेशर आकर खेला। एक मैच के अंदर जहाँ पर उसका रिदम बना था, साउथ अफ्रीका वाले मैच के अंदर, वो भी कंकुशन हुआ, तो वो टीम के अंदर आया और उसने आकर परफॉर्म किया। और तो तब जहाँ पर उसका ओवर बनता था, वहाँ पर उसे ओवर नहीं करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये वक्त के साथ साथ ही पता लगेगी। मुझे तो लग रहा है कि अब ये जब टीम वापस जाएगी तो बहुत बड़ा उखाड़ पछाड़ होने वाला है टीम के अंदर। हमारे पास बैकअप में क्या प्लेयर पड़े हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी इन्हीं ने जाना है। कौन से? क्या इमाम और अब्दुल्ला को आप ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस में टेस्ट सीरीज के अंदर ओपनिंग से हटाओगे? बाबर और रिजवान को आप क्या नीचे से हटाओगे? सऊद शकील को क्या आप नीचे से ड्रॉप करोगे? यही प्लेयर्स जाएंगे। एक हारिस रऊफ शायद टेस्ट सीरीज पे ना जाए। हमने T20 बॉलर्स को टेस्ट स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है। हसन जाएगा, वसीम जूनियर जाएगा, नसीम शाह के कोई चांसेस नहीं है कि वो टीम के अंदर आ जाएगा। हमारे पास बैकअप में बेंच के ऊपर हम कौन सा ऐसा प्लेयर छोड़ के आए हैं? पूरी दुनिया बात करती है इमाद वसीम की, वो तो पाकिस्तान वनडे कप नहीं खेल रहा है। तो आप फिर ये बताएं ना, तो इसमें गलती किसकी है कि अगर हमने बैकअप नहीं बनाए? हम पहले टाइम के अंदर इंजमाम को, वकार वसीम को क्रिटिसाइज़ करते होते थे कि वकार वसीम जब से टीम में है तो वो दूसरे किसी बॉलर को आगे नहीं आने देते। लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने दिखाया कि भाई हम अगर टीम के अंदर हैं तो हम आउट भी कर रहे हैं। जो 2 Ws के नाम से वकार वसीम जो मशहूर थे, वो ऐसे ही नहीं मशहूर हुए। यहाँ पर भी आप इंडिया के अंदर अभी भी जब आप लोगों से बात करते हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग बात करते हैं, तो उसके अंदर लोग क्या कहते हैं कि हमारे वो बॉलर्स वकार वसीम जैसे, इमरान जैसे वो नहीं है अब। तो हमारे अभी कई लोग आमिर के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आमिर ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उससे रिटायरमेंट दे दी हुई है, और वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। तो जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, आप टीम के अंदर नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान टीम को बहुत सख्त मेहनत करना होगी, और इस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पर इस वक्त इंडिया खेल रहा है, मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड बेस्ट बनने वाले हैं। और क्योंकि जिस तरह से टेस्ट के अंदर उनकी रैंकिंग है, और फिर वनडे के अंदर भी अब वो नंबर 1 पे आ चुके हैं, T20 के अंदर तीसरे पे हैं, तो वहाँ पर भी वो नंबर 1 हो जाएंगे। तो फिर हम तो पीछे ही हैं, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। हम बोर्ड के अंदर आए रोज़ हमारी तब्दीलियाँ होती हैं, कोई चेयरमैन आपका मुसलसल रहता नहीं है, और वो मुफादात का टकराव होता है। और फिर क्या होता है, इन दी एंड टीम के ऊपर वो असरअंदाज होती हैं पॉलिसीज़, और फिर खिलाड़ी भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। हालांकि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, इनकी मर्ज़ी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुए। खिलाड़ियों को ये यकीन दहानी कराएगी कि अच्छे पैसे मिलेंगे, आप लोगों ने परफॉर्म करना है। यहाँ पर ज़का अशरफ को भी आप सपोर्ट करेंगे, उन्होंने टीम को फ्री हैंड दिया है, सिलेक्शन को फ्री हैंड दिया है। गो के उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं कि मिड के अंदर इस तरह के जो स्टेटमेंट्स देना कि टीम की अकाउंटेबिलिटी होगी, आप अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन वर्ल्ड कप को पूरा होने दें, उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी करें। पूरा हो गया भाईजान वर्ल्ड कप, आपका बहुत शुक्रिया। पूरा वर्ल्ड कप होने दें। वर्ल्ड कप हमारा मुक गया भाईजान, ये ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं आई है। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हम लोग सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके।
2019 का वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके थे, 2015 में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके थे, हमने क्वार्टर फाइनल खेला था, 2011 में हमने सेमीफाइनल खेला, इंडिया से मोहाली में हारे, 2007 में हम पहले राउंड में नहीं आ सके, 2003 में हम पहले राउंड में नहीं आ सके, 1999 का फाइनल खेला, 1996 में क्वार्टर फाइनल जीता और हारे, और 1992 में हम चैंपियन बने हुए हैं। एक ट्रॉफी पिछले 30 साल के अंदर हमारे पास है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां हम 2015 में थे, 2019 में थे और आज 2023 में भी हम वहाँ खड़े हुए हैं। नाम बड़े हैं लेकिन वो ऊंचा पकवान क्या ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हमारा हिसाब है और हमारे पास कुछ एक और चीज़ इसमें आप ऐड करें कि हमने 2019 के वर्ल्ड कप से भी कुछ नहीं सीखा। 2019 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, पाकिस्तान टीम नेट रन रेट की वजह से ही टॉप 4 के अंदर जगह नहीं बना सकी थी। तो और अब जब हम कोचेस से और जब खिलाड़ियों से बात करते हैं नेट रन रेट की, तो खिलाड़ी ये कहते हैं कि हम इस टेम्पो से जीत रहे हैं। तो भाई आप इस टेम्पो से जीते नहीं हैं, आप इसी टेम्पो से हार गए हैं। अगर आपने नेट रन रेट को शुरू से ही डे 1 से उसके ऊपर नज़र रखी होती, जिस तरह से अफ़गानिस्तान का मैच था, नीदरलैंड का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था आपका शुरू के अंदर, जो आपने फंस के आप जीते हैं, वो मैच भी आपको अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। फिर उसके बाद जो अगले जो मैचेस हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी आप अच्छे मार्जिन से नहीं जीते। थैंक यू उस्मान साहब। सो जर्नी बस एक मैच की रह गई है, सिर्फ एक्टिंग करनी है आखिरी मैच में, और वो भी कोई पता नहीं है कि इंग्लैंड पहले अगर टॉस जीत के खुद बैटिंग पे चला गया तो फिर तो उसी वक्त पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई विश कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे और एक अपने आखिरी एफर्ट करके देख लें कि 450-500 रन ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब माइंड बना के खेलें कि हमने मारना है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल इस वक्त तो फ़िलहाल तो गेम ओवर लग रही है, बाकी वो एक चांस एक है, वो चांस जो कि बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रहा है। यही हमारे साथ 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था। हमने अफ़गानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 400 रन करने थे और इमाम साहब आए थे जब ओपनिंग करने के लिए, तो उन्होंने वो जीतने की इंटेंट ही नहीं थी। सो इस बार एक और वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया और उसकी गलती किसकी है? हम जो टीम लेकर आए, स्पेशली हमारी बॉलिंग जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि हमारी बॉलिंग को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, जिन्होंने अपने कप्तान को सही तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और अब इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में देखते हैं कि ये भाई क्या करते हैं, लेकिन अब गेम मुझे तो ओवर लग रही है।